अच्छा जी, कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट है जो टॉप कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आती हैं, फिर सेशन कोर्ट्स आती हैं, फिर नीचे आती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स। उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये है सारी जी कोर्ट्स। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके नीचे सेशन कोर्ट्स, उसके नीचे मजिस्ट्रेट की आती है। मजिस्ट्रेट में आगे फिर 4 टाइप्स हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। अच्छा जी, लॉ किस किस चीज़ के लिए सेंटेंस करता है? डेथ सेंटेंस है जनाब, जिसको सजाए मौत भी कहते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जिसको उम्र कैद की सज़ा कहते हैं। उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट रिगरस, सिंपल, सोलिटरी, मतलब कि कई तरह की हो सकती है। कैद बमशक्कत भी हो सकती है, सादा कैद भी हो सकती है। फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हो जाती है किसी केसेस में, वो आ जाता है। फाइन हो सकता है। या फिर ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यंग ऑफेंडर्स, या जो ऑफेंडर है उसको कहा जाता है कि आपके पास जो वहाँ पे यंग लोग हैं उनको जो वो भी मतलब पकड़े हुए हैं किसी केस में, उनकी ट्रेनिंग की जाए या उनको पढ़ाया जाए किसी तरह ना। क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जो प्रॉफिट थे हमारे, वो भी क्या कहते थे कि जो पकड़े जाते थे बंदे, उनको क्या कहते थे, जो पढ़े लिखे होंगे वो आगे पढ़ाएं। याद है आपको ये बात? यस सर। हाँ जी, तो ये भी एक तरीका है। क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है जी? फेडरल की है, क्योंकि कंट्री की है, तो ये इसका जो मेन दरवाजा बंद, इसका जो मेन है ना वो इस्लामाबाद में है। इट कैन पास एनी सेंटेंस, कोई भी सजा ये दे सकती है। डायरेक्ट केस भी सुन सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन यूजुअली ये क्या करते हैं कि जो अपील लोअर कोर्ट से आती है उनको सुनती है। उसके बाद है जी हाई कोर्ट। असद, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर हमारा भी 8 बजे लेक्चर था MLT6 का। लिंक ज्वाइन किया है तो ये क्लास स्टार्ट है। हाँ जी, सर MLT6 का भी आज 8 बजे लेक्चर था, आपने फ्रेंसिक वाले ग्रुप में मैसेज किया था। हाँ जी। ये MLT6 तो है ही नहीं है। ओपटी की हो रही है सर ये। जी 8 बजे लेक्चर था तो 8 बजे स्टार्ट नहीं हुआ बेटा, क्या क्या हुआ है? सर कंबाइन लेक्चर है? जी जी कंबाइंड है, क्योंकि आज ऑफिशियल जो है लंच है, तो मैंने कहा कि लेक्चर मिस किया जाए, हम जल्दी ले लें। एनीवेज, ओके हाई ठीक कोर्ट है जो सर। है वो ये कंबाइंड है सर। हाँ जी, हाई कोर्ट जो है वो है कैपिटल कैपिटल्स में होती है। उसमें जो है पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान या KPK जिसको हम कहते हैं सारा। तो अच्छा यहाँ पे है, और इट कैन ट्राई एनी ऑफेंस एंड पास एनी सेंटेंस। ये कोई भी ऑफेंस को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और कोई भी किस्म की सेंटेंस भी पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है जी सेशन कोर्ट्स। सेशन कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर होती हैं। इट कैन ट्राई ओनली ऑफेंसेस कमिटेड टू इट बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, ये लिमिटेड ऑफेंस को जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और कैन पास एनी सेंटेंस, ये कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है, डेथ सेंटेंस। लेकिन जो डेथ सेंटेंस अगर ये करेगी, अगर सेशन कोर्ट किसी को सजाए मौत देती है, तो इट शुड बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट। जो है सेशन कोर्ट की सेंटेंस वो हाई कोर्ट कंफर्म करेगी कि ठीक है जी इसको दी जाए सजा। उसके बाद है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन के अंदर होती है। इट कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years, फाइन विदाउट अ लिमिट। ये मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल तक दे सकते हैं, और फाइन जो है वो अनलिमिटेड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट है, ही कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल की वो सज़ा दे सकता है, और 5,000 रुपये तक जुर्माना कर सकता है। जो सेकंड क्लास है वो 1 साल तक जो है सज़ा दे सकता है, और 1,000 तक जुर्माना कर सकता है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हैं जी? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक हो गया। अब एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट वो भी सब डिवीजन के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट में, वो जुडिशियल नहीं है, हाई कोर्ट उसको अपॉइंट करती है। जो डिप्टी कमिश्नर है, कलेक्टर है, तहसीलदार है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये क्या करता है कि कोई मजिस्ट्रेट की जो अगर इंक्वेस्ट आई है तो उसको स्टार्ट करता है, और कोई भी आर्डर जो है वो पास कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान की जो दफ़ा 144 है, सेक्शन 144 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें ये कोई भी चीज़ स्टार्ट कर सकता है। अच्छा जी, कोर्ट्स के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्या क्या तरीके से कौन से काम हो सकते हैं? उसमें है जी समन, उसके बाद है ओथ ऑफ अफर्मेशन, फिर है जी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस प्रूफ जो है देना वो, जज का डिसीजन और एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट आर्डर्स। ये सारी चीज़ें हैं जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान होती है। अच्छा जी, समन्स क्या होते हैं? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट कमांडिंग द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ अंडर अ पेनल्टी। ये जी कोर्ट की तरफ से आर्डर्स होते हैं किसी भी बंदे को कि आप कोर्ट में आए और विटनेस के तौर पे पेश हो, और अगर पेश नहीं होंगे तो कोर्ट चाहे तो सजा दे सकती है। इसको हम कहते हैं समन। इट इज इशूड बाय द कोर्ट इन राइटिंग, राइटिंग में दिए जाते हैं, एंड साइंड बाय द प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट है उसके साइन होते हैं कि भाई आप इस तारीख को इतने बजे अदालत में पेश हो इस केस के सिलसिले में एज अ विटनेस, और अगर आप नहीं आएंगे तो आपको अदालत सजा दे सकती है। ये अदालत की मर्जी होती है वो सजा दे या ना दे। उसके बाद है जी एक ख़ास डेट और टाइम बताया जाता है कि इस डेट को इस टाइम पे आपने आना है इस केस के सिलसिले में। अच्छा जी, ये बंदे के पास लेके आता है, पुलिस ऑफिसर लेके आता है, या कोई भी कोर्ट का ऑफिसर जो है वो भी लेके आ सकता है। अच्छा जी, कॉपी के तौर पे इसको भेजा जाता है। समन्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि ये बिल्कुल ज़रूर ओबे किया जाए, जब तक कि आपके पास कोई वैलिड और अर्जेंट रीज़न नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप इसको ज़रूर ओबे करें, और अगर आपने ओबे नहीं करना, मतलब किसी वजह से नहीं जा सकते, तो आप इन्फॉर्म करेंगे। इफ द समन विटनेस फेल्स टू अटेंड द कोर्ट ही इज पनिश्ड फॉर गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर वो बंदा अटेंड नहीं कर पाता तो उसको जो तौहीन अदालत है उस केस में। अच्छा, उमैर कह रहा है उसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। यस सर। ओके उमैर बेटा, बाकी सबको हो रही है, आप रिज्वाइन करके देख लो। अच्छा जी, समन विटनेस अगर किसी तरह कोर्ट के वो ओबे नहीं करता समन, तो कोर्ट जो है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तौहीन अदालत के सिलसिले में सजा दे सकती है। अच्छा जी, आगे है अटेंडेंस की प्रायोरिटी के, कौन सा केस पहले है, कौन सा विटनेस पहले है, कौन सा बाद में है। कंडक्ट मनी की हमने पहले भी मेरा ख्याल है बात कर ली हुई थी। अगर एक ही दिन पे ज़्यादा केस है, जो कि यूजुअली होता ही है, तो कौन से केस पहले कंसीडर किया जाएगा या प्रायोरिटी पे होंगे दूसरे केसों की निस्बत? उसमें क्या है जी, क्रिमिनल कोर्ट्स है प्रेसिडेंट ओवर सिविल कोर्ट्स। जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनकी वो प्रेसिडेंट है, वो उनसे ऊपर कंसीडर की जाएंगी सिविल कोर्ट्स की निस्बत। जो हायर कोर्ट्स गेट रेफरेंस और लोअर कोर्ट्स, जो हायर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उससे प्रेफरेंस में कौन सी होगी? जो हमारी हाई कोर्ट है। जो हायर कोर्ट्स है वो प्रेफरेंस में होगी लोअर कोर्ट्स के ऊपर। द कोर्ट विच सर्व द समन्स फर्स्ट, अगर आपको दो जगह से समन आ गए हैं, दोनों कोर्ट्स एक ही तरह की हैं, फॉर एग्जांपल दोनों कोर्ट्स क्रिमिनल की कोर्ट्स हैं, तो फिर आपने उस कोर्ट के में हाजिर होना है जहां पे आपको समन पहले रिसीव हुआ। समझ आ गई बात या नहीं आई?
यस सर। ये सर चीजें हो रही हैं कि अगर हाँ। सेम डे पे आपको ज्यादा समन्स आ गए हैं तो आप अगर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट दोनों से आए हैं तो आप क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, अगर आपको हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर एक ही तरह की कोर्ट्स हैं तो फिर आप वहां पे जाएंगे जहां पे आपको समन पहले रिसीव हुआ। अच्छा जी, अगर आप समन को ओबे नहीं कर सकते तो सिविल केस में जो डैमेज है वो पे होगा, मतलब कोई फाइन वगैरह होगा। क्रिमिनल केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या अरेस्ट वारंट हो सकते हैं, और कहा जा सकता है कि भाई आप पुलिस वाले इसको उठा के लाएं और आगे इसको प्रेजेंट करें अदालत के अंदर। कंडक्ट मनी, सिविल केसेस में ए फीस स्टैंडर्ड, एक फीस दी जाती है टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस टू अटेंड कोर्ट एट द टाइम एंड द समन इज सर्व्ड, कि जो फीस है वो उसको दी जाती है विटनेस को कि क्योंकि उसका जो आने जाने का खर्चा है वो उसमें कवर हो जाए, और ये उस पार्टी की तरफ से दी जाती है जिसने उसको गवाह के तौर पे बुलाया। इन क्रिमिनल केसेस नो कंडक्ट मनी, क्रिमिनल जो सिविल केस की बात थी, क्रिमिनल केस में कोई कंडक्ट मनी नहीं है, बट कोर्ट हैज मेड प्रोविजन टू पे रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ टू विटनेस, जो है कोर्ट ने कुछ इंतजाम किए हुए हैं कि जो रीजनेबल अमाउंट है वो विटनेस को दी जाए। विटनेस क्या होता है? विटनेस इज अ पर्सन हु गिव्स अ स्टेटमेंट अ टेस्टिमनी अंडर ओथ, ये वो बंदा होता है जो अपनी बयान देता है किसी भी चीज़ के बारे में अंडर ओथ, ओथ के अंडर, और स्लैम अफर्मेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कि वो कहते हैं ना कि मैं अपने जो है होशो आवास में अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के ये बयान दे रहा हूँ। ठीक है, ये ओथ के अंडर जो है वो मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये पहले विटनेस से ओथ लिया जाता है। अब विटनेस होते हैं दो तरह के, एक है जी कॉमन विटनेस जिसने कोई भी वकूआ होते देखा या वहाँ पे मौजूद था। दूसरे होते हैं एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस जो है वो क्या करते हैं कि केस में उन्होंने कोई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन दी हुई है, कोई प्रोसीडिंग्स किया, जिस तरह फोरेंसिक साइंस की तरफ से हम लोग जाते हैं, तो ये होते हैं एक्सपर्ट विटनेस कि उन्होंने केस को प्रोसेस किया हुआ है, काज ऑफ डेथ अगर उन्होंने कोई लिखी हुई है तो वो फिर बुला लेते हैं कि अच्छा जी ये बताएं कि ये किस तरह से काज ऑफ डेथ ये कंसीडर होती है, एट्सेट्रा। एक्सपर्ट विटनेस में केमिकल एग्जामिनर हो सकता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो सकता है, बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का पता है क्या है? आर्म्स की बात है, असले की बात है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये सारे जो ऐसे तो एक्सपर्ट विटनेस हो सकते हैं। एविडेंस, एविडेंस मीन्स एनी स्टेटमेंट in relation to a matter or fact under inquiry or a document or something for the inspection of the court। एविडेंस कोई स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, और कोई फिजिकल चीज़ भी हो सकती है, किसी भी मैटर जो कि इन प्रोसेस है उसकी इंक्वायरी के दौरान जो मिले और ये कोर्ट को पेश की जाए। फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई मर्डर हुआ है तो वहाँ से जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं उनको एविडेंस कहा जाता है। अच्छा जी, ओरल एविडेंस भी हो सकती है जिसमें स्टेटमेंट होगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए या कोई और चीज़ भी हो सकती है। Oral evidence is the evidence of a person who says he saw, heard or perceived it, in other words actual witness। ओरल एविडेंस क्या होती है कि पर्सन जो है वो बयान देता है कि उसने ये होते हुए देखा या होते हुए सुना या उसको ये महसूस हुआ कि ये काम हो रहा था। फॉर एग्जांपल जब हम साए हैं उनसे भी पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि हमने ये होते हुए देखा या हमने घर से आवाज़ें सुनी, एटसेट्रा। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एनी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को पेश की जाती है कि इसको आप इंस्पेक्ट करें इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट, जो भी इंक्वायरी चल रही है किसी मैटर की उसके रिलेशन में, वो क्या होगी? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। फिर है जी मेडिकल एविडेंस। इसमें नंबर 1 है जी ओरल। ओरल में ऑब्वियसली वही जो बोल के को बंदा बताता है, डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकती है, या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकती है किसी भी सर्कमस्टांस के अलावा हवाले से। फिर है जी डॉक्यूमेंट्री, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट
जो डॉक्टर जो है जब कोई भी केस होता है तो पहले हॉस्पिटल में जाता है वहाँ पे डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है या मेडिको लीगल रिपोर्ट बनाता है या डाइंग डिक्लेरेशन बनाता है, डिपोजिशन जिसको भी कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको उर्दू में कहते हैं रिपोर्ट मर्ग मेरा ख्याल कहते हैं या कोई इस तरह का है ना, जो उसमें बताया जाता है कि ये बंदा मर गया है और ये इसकी जो है हिस्ट्री है। अच्छा जी, मेडिकल सर्टिफिकेट में सिकनेस सर्टिफिकेट भी हो सकता है क्योंकि बंदा सिक है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी हो सकता है, फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारी किस्म के सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब इसमें लीगल कौन से आते हैं, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, उसमें कोई भी अगर किसी को इंजरी या वूंड है तो वो उसका MLC बनवाएगा, मेडिको लीगल जो है सर्टिफिकेट बनवाएगा। एज सर्टिफिकेट हो सकता है, इम्पोर्टेंसी है कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ड्रंकननेस सर्टिफिकेट है कि इसने ड्रंक किया हुआ है कि नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम, जो विक्टिम है उसका एग्जामिनेशन वो रिपोर्ट हो सकती है, अक्यूज्ड जो है उसकी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट हो सकती है, सॉडमी जो है उसकी रिपोर्ट हो सकती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये सारी चीज़ें क्या है जनाब, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं। ओरल एविडेंस में क्या है जनाब, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय सम पर्सन, होल्ड करें थोड़ा, अच्छा जी, ओरल एविडेंस में ये अच्छा जी, इसमें क्या है जी, इट मस्ट बी डायरेक्ट, किसी भी बंदा खुद वो बताता है कि ये चीज़ मैंने देखी, कोई भी फैक्ट जो है, कोई भी प्रोसेस जो हुआ वाकया उसके बारे में, इट कैन बी सीन हियर्ड और परसीव्ड, देखा जो उसने देखा होगा या सुना होगा या उसने परसीव किया होगा, वो खुद विटनेस होना चाहिए। ओरल एविडेंस इज सुपीरियर टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो अदालत के अंदर बंदा खुद आगे बयान देता है वो सुपीरियर कंसीडर होता है एज कम्पेयर टू डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि बंदे ने खुद आगे बयान दिया, उसकी होशो आवास दे के जज साहब जो है वो समझते हैं कि वो। अच्छा जी, प्राइमरी एविडेंस, when documents are produced in the form of evidence is called primary evidence। जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस की शक्ल में दिए जाते हैं उनको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। और सेकेंडरी में क्या है, जो उनकी कॉपीज हैं, फोटो कॉपीज या सर्टिफाइड कॉपीज ओरिजिनल नहीं होती, मतलब उनकी कॉपी होती है, तो इनको कोर्ट में अगर पेश किया जाए तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एविडेंस। हेयर से एविडेंस, हेयर से देखा सुना जो है इसकी कंबाइंड आप इसको देख लेंगे, हेयर से। अच्छा सी, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नो पर्सनल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, उस बंदे की एविडेंस जिसको कुछ ज़्यादा फैक्ट्स का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन उसने जो कुछ सुना वो रिपीट कर दे, कि मैं ऐसे बाज़ार से गुजर रहा था तो मैंने ये धमकी सुनी। ठीक है जी, ये है हेयर से एविडेंस, देखी सुनी। सर्कमस्टेंशियल, इसमें क्या, इट इज एन एविडेंस व्हेन समथिंग इज फाउंड व्हिच गिव्स क्लूज अबाउट द ऑफेंस, कि ऐसी एविडेंस जो बाई चांस मिल जाए या बाद में मिले कि वो उस ऑफेंस के बारे में कुछ क्लूज दे दे, कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी थी जिस पे ब्लड लगा हुआ था एटसेट्रा, तो ये क्लूज दे दे ऑफेंस के बारे में, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। डाइंग डिक्लेरेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन के मरते वक्त जो कोई बयान देता है जिसको वसीयत भी कहते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज एक्चुअली डाइंग, उस बंदे की स्टेटमेंट जो असल में मर रहा है, एंड हु बिलीव्स ही इज डाइंग, और उसको लगता है कि वो वाकई मर रहा है, रिगार्डिंग द काज एंड सर्कमस्टांस लीडिंग टू हिज प्रेजेंट स्टेट,
कि वो बयान दे कि मैं इस हालत में किस तरह पहुंचा, मैं किस तरह ये मरने के करीब हो गया, कि मेरे साथ क्या हुआ, वो जो स्टेटमेंट दे मरने से पहले, उसको हम कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। इट इज़ एडमिसिबल एज एन एविडेंस, ये एक एविडेंस के तौर पे जो है जमा करवाई जा सकती है कोर्ट के अंदर, वेयर द कॉज ऑफ डेथ इज अंडर इंक्वायरी, जहाँ पे कॉज ऑफ डेथ जो है उसकी इंक्वायरी हो रही है। अच्छा जी, इसकी भी आगे टाइप्स हैं। डाइंग जो डिक्लेरेशन है उसमें वर्बल भी हो सकती है, रिटन स्टेटमेंट भी हो सकती है। कंपस मेंटस जो है वो होनी चाहिए, मतलब कि वो होशो हवास में हो बंदा, 2 विटनेस हैं वो भी ज़रूरी है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उससे मरने वाले से आस्क किए जाते हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ, बस जो चीज़ वो बता रहा है वो आपने लिखनी है। उसके बाद उस बंदे के सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन भी होना चाहिए, साथ में कोई विटनेस भी हो, डॉक्टर हो या मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, और फिर ये चीज़ें मजिस्ट्रेट को सील एनवेलप में भेजी जाती है। डाइंग डिक्लेरेशन की बात थी, अब है डाइंग डेपोजिशन। इट इज़ अ डाइंग डिक्लेरेशन, ये भी डाइंग डिक्लेरेशन है, विच इज़ मेड ऑन ओथ, जो कि ओथ के बाद बनाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें अक्यूज्ड या उसके जो लीगल केस के साथ अटैच लोग हैं वो मौजूद हैं, हु हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन द डाइंग पर्सन। यूजुअली ये क्या जी अदालत में होती है या मजिस्ट्रेट के सामने होती है, जिसमें अक्यूज मौजूद हो या दूसरे एग्जामिनर मौजूद हो जो उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो बंदा मार रहा हो। ठीक है, दिस इज रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होना जरूरी है इसका। हैंस इट कैरीज मोर वैल्यू देन डाइंग डिक्लेरेशन, इसकी ज़्यादा वैल्यू है डाइंग डिक्लेरेशन में, क्योंकि ये इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी हो गए और इसमें विटनेस भी मौजूद थे, इसमें मजिस्ट्रेट भी मौजूद था। तो जो डाइंग डेपोजिशन है उसकी ज़्यादा वर्थ है एज कंपेयर टू डाइंग डेक्लेरेशन। जी आपको आवाज नहीं आ रही? आप लोगों को किसी का मैसेज लिखा हुआ है कि आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है प्रॉपर। ओके आ रही है सर। ओके। अच्छा जी, कोर्ट में क्या जी, इफ द लॉ हैज मेड यू ए विटनेस, अगर कानून ने आपको एक गवाह बनाया है, रिमेन ए मैन ऑफ साइंस, मैन ऑफ साइंस रहे, यू हैव नो विक्टिम टू अवेंज, आपने किसी से बदला नहीं लेना, और गिल्टी और इनोसेंट पर्सन टू रून और सेव, कोई भी ऐसा बंदा जिसको आपने खराब नहीं करना या बचाना नहीं है, आपने जो सही बात है, जायज बात है, वो करनी है। यू मस्ट बियर टेस्टिमनी विद इन द लिमिट्स ऑफ द साइंस, आपको साइंस के अंदर जो है आपने उसका जवाब देना है। ये एक कोर्ट है, ठीक है, किसी ने कहा था। एन ओथ, ओथ क्या है? इट इज ए डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ये डिक्लेरेशन है जो लॉ रिक्वायर करता है टू बी मेड बिफोर द कोर्ट बाय द विटनेस। गवाह जो है वो पहले ओथ लेता है, उसके बाद कोई भी बयान देता है। ही स्वेयर्स इन द नेम ऑफ गॉड, वो जी खुदा की कसम खाता है, दैट ही विल टेल द ट्रुथ, वो सच बताएगा, द होल ट्रुथ, मुकम्मल सच बताएगा, एंड नथिंग बट द ट्रुथ, और सिर्फ जो है सिर्फ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सब्र कर लो, आ जाएगी। सर ने खुद बंद किया मेरा ख्याल है। नोट किया। और पीछे कोई बंदा आ गया था। मैंने म्यूट किया था, बैकग्राउंड नॉइस जो है बाहर ज्यादा था, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया ना। अच्छा जी, इफ द विटनेस हैज रिलीजियस स्क्रपल्स अगेंस्ट स्वेयरिंग, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि कहता है कि वो कानून, वो अपने मजहब का जो उसका है वो इजाजत नहीं देता उसको स्वेयर करने की, ही विल बी परमिटेड टू मेक अ सोलेम अफर्मेशन, वो जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड भी जिसको कहते हैं, मतलब कि उसने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के देना है कि मैं जो बात करूंगा वो मैं सच करूंगा।
Once a witness is thus sworn, जब विटनेस ने कसम खा ली, if he does not speak the truth, अगर वो सच नहीं बोलता, he is liable to be prosecuted for the guilty of the crime called. अगर वो सच नहीं बोलता और बाद में साबित हो जाता है कि उसने झूठ बोला था, तो उसको भी सजा दी जाती है या दी जा सकती है गिल्टी होने की। उसको क्या कहते हैं जी? उस क्राइम को परजरी, कि इस बंदे ने परजरी की। विलफुल अटरेंस ऑफ फॉल्सहुड, परजरी क्या है जी? जानबूझ के, जानते हुए झूठ बताना, झूठा बयान देना। इसको कहते हैं परजरी। अगर किसी विटनेस ने अदालत में झूठ बोला है तो उसको सजा हो सकती है, और इसको कहते हैं परजरी। इसमें सेक्शन कौन सा लगता है? 193 पीपीसी। खैर, रिकॉर्डिंग ऑफ एन एविडेंस, जो एविडेंस है उसकी रिकॉर्डिंग होनी है, क्या कहते हैं? प्लीडिंग भी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें कई तरह की रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस हो सकती है। एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, री एग्जामिनेशन हो सकता है, और जज डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है जो विटनेस है उससे। एग्जामिनेशन इन चीफ, एग्जामिनेशन इज डन बाय द कौंसल साइड विच हैज समन्ड हिम, उनकी तरफ से एग्जामिनेशन किया जाता है जिन्होंने उसको समन किया है। The object of the examination in chief is to present all relevant facts of the case before the court. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सारे जो relevant facts हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए जाए। If witness is expert, अगर witness expert है, he may be asked to elicit his interference or interpretation from the facts, तो उसको ये भी कहा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं इसकी इंटरप्रिटेशन करें, आप इसको डिटेल्ड बताएं कि ये किस तरह से हुआ। नो लीडिंग क्वेश्चंस आर अलाउड, इसमें लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन होते क्या है? इट इज लीडिंग क्वेश्चन इज वन दैट सजेस्ट इट्स ओन आंसर, कि वो जो है वकील है वो उसे पूछने की कोशिश करता है कि ये जो सवाल है इसका ये मतलब है, तो ये वाले क्वेश्चन अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हेन विटनेस बिकम्स हॉस्टाइल, लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब विटनेस जो है उसको वो लगे कि वो हॉस्टाइल है। अच्छा जी, हॉस्टाइल का क्या मतलब जी? जो आपके कंट्री से ना हो, या कोई भी उसमें आपके मुल्क का दुश्मन जो है वो कंसीडर हो रहा हो, तो उसको हॉस्टाइल कहते हैं। अच्छा, hostile witness is that witness who gives evidence in the court of law under oath against the interest of the party who cites him as a witness। ये क्या है जी? कि विटनेस हॉस्टाइल तब भी हो सकता है कि जब जिस पार्टी ने उसको बुलाया गवाह के तौर पे उसके खिलाफ ही वो बयान देना चाहे, तो इसको कहते हैं हॉस्टाइल। फिर उससे हर तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ आ गई बात? कि एक पार्टी ने उसको विटनेस के तौर पे बुलाया, लेकिन वो जज के सामने कहता है कि मैंने इनके खिलाफ ही बयान देना है, कि नहीं ये जिस चीज़ के सिलसिले में मुझे गवाही दे रहे हैं ये झूठ है, तो इसको कहते हैं हॉस्टाइल। अब इसमें दो तरह के विटनेस हो सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया। कॉमन विटनेस भी हो सकता है, एक्सपर्ट विटनेस भी हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो एंड हो रहा है, तो मेरा ख्याल है क्लास भी यहाँ पे एंड ही करते हैं, बाकी हम कल शुरू करेंगे। ठीक हो गया जी? Yes, sir. ओके Yes, सर। sir. Yes, sir. सर स्लाइड तो शेयर कर दें।